दोस्तों आज इस वीडियो में हम यमुनोत्री धाम की ओर यात्रा करेंगे। इसमें आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे खूबसूरत और एडवेंचर वाले रास्ते, ऊंचे पहाड़, खतरनाक राइड, बदलता मौसम, यमुना नदी, झरने, सुरंग, भेड़, सांप, मछलियाँ, अखरोट से भरे पेड़, GMVN के होटल और भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद पहले ना पता हो। इसके अलावा यमुनोत्री यात्रा के इस एपिसोड 1 में जो है हम और भी डिटेल देंगे, जैसे कि फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार और बाइक से यमुनोत्री कैसे पहुँचें, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुके, बीच में ऐसे कौन से स्थान हैं जिसको हम रास्ते में देख सकते हैं, सस्ते में ये यात्रा कैसे होगी, आने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। इसी तरह यमुनोत्री जाने वाले इस रूट को जो है हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यमुनोत्री के लिए सिर्फ जानकी चट्टी तक ही वाहन जाते हैं, उससे आगे किसी भी तरह के वाहनों को जाने की अनुमति नहीं है। ये सब जानकी चट्टी में ही आपको खड़ा करने होंगे पार्किंग में। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री जी की। तो पहले जो है हमें जानकी चट्टी पहुंचना है, इसलिए यहीं से जो है अन्य स्थानों की हम दूरी देखेंगे। तो रूट की बात करें तो देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, आप इनमें से कहीं से भी जानकी चट्टी पहुंच सकते हैं, कोई से रास्ते से भी। पहले हम रूट 1 की बात करें, जो कि है हरिद्वार और ऋषिकेश वाला। यहाँ से इसकी दूरी, जानकी चट्टी की दूरी है 260 किलोमीटर। इसमें आप हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, चिन्यालीसोल होते हुए धरासू बैंड पहुँचोगे। अब धरासू बैंड से 2 रास्ते हैं, एक यमुनोत्री की तरफ और दूसरा गंगोत्री की ओर। गंगोत्री यहाँ से 130 किलोमीटर है। ये दोनों रास्ते हम आपको दिखा देते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये वो रास्ते हैं। हमें जो अभी यमुनोत्री जाना है तो धरासू बैंड से लेफ्ट वाला रास्ता हमें लेना होगा। यहाँ से 40 किलोमीटर आ गया बरकोट। देहरादून का रास्ता भी जो है आपको बरकोट से ही होकर गुजरेगा। मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून वाले ये सब रास्ते जो हैं बरकोट के पास आपस में मिल जाएंगे। फिर बरकोट से जानकी चट्टी 47 किलोमीटर तक एक ही रास्ता आपका जाएगा। बरकोट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से चलने वाली बस या फिर शेयरिंग जीप, वो सब जो है यहीं तक जाती हैं। इससे आगे अगर आपको जानकी चट्टी जाना है तो फिर बरकोट से जानकी चट्टी के लिए लेनी होगी दूसरी वाली जीप। देखिए, बहुत कम चांस होते हैं कि हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश से आपको जानकी चट्टी तक कोई डायरेक्ट बस मिल जाए। फिर भी आप हरिद्वार या देहरादून बस स्टैंड पर एक बार पता कर लेना, क्या पता कोई डायरेक्ट मिल जाए। चलिए, जब बस की बात हो गई है तो फिर इसका किराया भी देख लेते हैं। तो हरिद्वार, ऋषिकेश से बरकोट तक बस के लगेंगे आपको करीब 250 रुपये। और फिर आप बरकोट पहुंच गए तो बरकोट से जानकी चट्टी तक शेयरिंग जीप जैसे बुलेरो वगैरह उसके लग जाएंगे 150 रुपये। अब देहरादून से देखें तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पर एक बस स्टैंड बना है, जहाँ सुबह 5:30 बजे, 9 बजे, दोपहर 12 बजे से जो है बरकोट के लिए आपको, मतलब यहाँ से देहरादून से बरकोट के लिए बसें मिल जाएंगी, जिनका किराया यहाँ पर लिखा हुआ है 255 रुपये। फिर बरकोट से आगे का तो मैंने आपको बता ही दिया। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो किसी भी रास्ते से आप जाएँ 400 रुपये में आप यमुनोत्री पहुँच जाएंगे। अब ट्रेन की बात करें तो केवल हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक ही आपको ट्रेन मिलेगी, उससे आगे बाई रोड ही जाना होगा। तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से इन स्थानों तक कहाँ पहुँच जाइए ट्रेन पकड़कर, और आगे के लिए जो है आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी या बस, जो भी आपको मिले। अब देखते हैं कि यमुनोत्री यात्रा के इस सफ़र में बीच में कौन कौन से स्थान आएंगे। तो हरिद्वार से हम शुरुआत करते हैं। जानकी चट्टी यहाँ से है 229 किलोमीटर। फिर हरिद्वार से 54 किलोमीटर आगे बाद आएगा देहरादून। देहरादून से 34 किलोमीटर आगे मसूरी है। उसके 29 किलोमीटर पर यमुना पुल पार करके आप अगर 55 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो फिर आ जाएगा नौगांव। उसके 10 किलोमीटर की दूरी पर है बरकोट, जहाँ से ऋषिकेश वाला रास्ता भी कनेक्ट हो जाता है। बरकोट के बाद जो है ना चट्टी शुरू होती है, जिनके नाम के पीछे चट्टी शब्द लगा होगा वो शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या होती है इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ आगे बात करेंगे। बरकोट से 29 किलोमीटर दूरी पर सियाना चट्टी है। इसके 6 किलोमीटर पर राणा चट्टी, फिर 3 किलोमीटर बाद हनुमान चट्टी, यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर जानकी चट्टी है, और फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर आगे यमुनोत्री जी का रास्ता है, मतलब मंदिर है। लेकिन दोस्तों, इनके बीच और आसपास और भी कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे सेंजी, बरनीगाड़, गंगनानी धारा, लाखा मंडल, दोबाटा, गंगनानी कुंड, खरादी, ओजरी, बनास, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी। जैसे जैसे हम जो है यमुनोत्री की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी डिटेल आपको देते चले जाएंगे, मतलब कोई रास्ता नहीं छूटेगा।
तो यात्रा शुरू करते हैं देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड की सर्दियों की राजधानी है और गर्मियों की जो बनी है अभी नई, वो है गैरसेंण। देहरादून दिल्ली से 280 किलोमीटर है। इसके आसपास तो आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है देहरादून वो मैदानी इलाके में है। ऊपर आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ से सीएम हाउस मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जो घर है सीएम हाउस, वो 4 किलोमीटर है। तो आप जो है उनसे मिलकर भी आगे जा सकते हैं। देहरादून और मसूरी के बारे में तो आपको पहले से ही काफ़ी कुछ पता होगा, इसलिए जो है मैं इन दोनों स्थानों पर घूमने की जानकारी बिल्कुल कंप्लीट वाली जो होती है यहाँ पर नहीं देने वाला। मैं सिर्फ आपको जगह के नाम बता देता हूँ कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जैसे देहरादून में सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी जिसे जो है रोबर्ट्स गुफा भी बोलते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, शिखर वाटरफॉल, मालदेवता वाटरफॉल, मिंड्रोलिंग मठ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, टपकेश्वर मंदिर, लच्छीवाला नेचर पार्क, मालसी डियर पार्क, फन वैली, संतोला देवी मंदिर, पलटन बाजार, घंटाघर जैसे स्थानों को आप देहरादून में देख सकते हैं। अब अगला स्थान हमारा देहरादून से 34 किलोमीटर बाद आएगा पहाड़ों की रानी मसूरी, जिसके लिए ये वाला सीधा रास्ता जा रहा है। इस 34 किलोमीटर में आपको जो धीरे धीरे करके चढ़ाई चढ़ते जाएंगे पहाड़ की, क्योंकि देहरादून सी लेवल से 640 मीटर की हाइट पर है और मसूरी है 2005 पर। मतलब 34 किलोमीटर में आपको करीब 1365 मीटर की चढ़ाई चढ़नी है। कुछ दूर आगे सड़क किनारे ये काफ़ी बड़ा और खूबसूरत शिव जी का मंदिर आएगा, इसमें दर्शन करके आप जो आगे बढ़ जाइए। अब मसूरी कितना फेमस है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये भारत की 5वीं सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह है। 2 लेन की ये रोड अच्छी बनी हुई है, रोड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज 16 मई 2022 है, अभी तक देखिए मानसून नहीं आया है, तो जिस कारण ये जो पहाड़ आप देख रहे होंगे ये सूखे सूखे से लग रहे हैं। यहाँ आग भी लगती रहती है, जिससे कि जो है इन पहाड़ों का और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, पर बारिश होते ही ये बिल्कुल हरियाली से झूमने लगेंगे। मसूरी से थोड़ा पहले हम आराम करने के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक गए, जिससे जो है हमारी और आगे की यात्रा अच्छी हो सके। आराम करके हम मसूरी की ओर चल दिए। ये देखिए जिसके नीचे से गुजर रहे हैं ना, वो आपको लग रहा होगा कि किसी हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 32 करोड़ की लागत से बनाई गई मल्टी लेवल कार पार्किंग है, जिसको सड़क के ऊपर ही बना दिया गया है। इसमें 212 कारें एक साथ खड़ी हो सकती है। अब देखिए मसूरी में जो है ना बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो उसी से निजात पाने के लिए यहाँ पर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई है। हालांकि जाम अभी भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ना मई जून का ट्रैफिक है। इस समय चारधाम यात्रा खुलने और गर्मियों की छुट्टी बिताने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं, तो जिस कारण ट्रैफिक लग जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमारे पास तो बाइक थी, तो इधर उधर करके हमने बाइक अपनी निकाल ली, लेकिन कार यहाँ अगर आप कार से आ रहे हैं तो काफ़ी टाइम आप यहाँ पर फंस सकते हैं। ये जाम कैंपटी फॉल के पास जाकर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कितनी कारें हैं लगातार। यहाँ से बाइक को निकलने में भी हमें जो है निकालने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो 4 व्हीलर आप कैसे निकालोगे? मई जून में घंटों तक यहाँ काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं। इसलिए अगर आप इन 2 महीनों में आ रहे हैं ना, तो चाहे तो ऋषिकेश वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, पर हाँ इस समय जो है ना वहाँ भी काफ़ी जाम मिलेगा। ये साइड में मसूरी का बहुत फेमस कैंपटी फॉल है, कैंपटी वाटरफॉल। सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं ना मसूरी में, वो इसको देखने और इसमें नहाने के लिए आते हैं। काफ़ी ऊंचाई से आता हुआ ये बहुत खूबसूरत झरना है, पर इस मेन झरने तक पहुंचने के लिए आपको जो है नीचे उतरना पड़ेगा। चलिए, जब मसूरी में घूमने की बात हो ही गई है तो कुछ और स्थानों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लाल टिब्बा, क्लाउड एंड, मसूरी लेक, भट्टा फॉल, संतूरा देवी मंदिर, ज्वाला मंदिर, तिब्बती मंदिर, कंपनी गार्डन, मॉल रोड, गन हिल, कैमल्स बैक रोड जैसी जो है बहुत सारी जगह हैं, जिनको आप मसूरी में 2-3 दिन रुक के इनको देख सकते हैं। हालांकि मैं मसूरी के बारे में बिल्कुल एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पर हम बात कर लेंगे। अब कैंपटी फॉल के बाद आपको जाम नहीं मिलेगा, लेकिन सड़क ये जो है सिंगल लेन की हो चुकी है। कुछ ही दूर आगे चलने पर ये सड़क किनारे बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा सेंजी, जिसका रास्ता जो है नीचे से ही है। आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना गांव वो मशहूर है कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के नाम से। कॉर्न को तो आप जानते ही होंगे, जिसे कहते हैं पॉपकॉर्न भी कहते हैं, जो आप थिएटर में, सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए खाते हैं। गाँवों में इसको कहते हैं मक्का, जो आप भूनकर खाते हैं ना। जैसे ही इस गांव के अंदर जाओगे तो वहाँ मक्के के
मतलब भुट्टे घरों के बाहर आपको टंगे हुए मिलेंगे और इनसे सजे ये घर देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगते हैं। दरअसल इनको इसलिए टांगा जाता है ताकि मक्के के दाने जल्दी सूख जाएं और सूखने के बाद इनका बनता है आटा और जैसे ही फिर अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें इनसे बना ली जाती हैं। टूरिस्ट को खाने की यहाँ ज़्यादातर चीज़ जो मिलेंगी ना वो इन्हीं कॉर्न की बनी हुई मिलेंगी, मक्का की चीज़ों की। तो जो है आपको जैसे मक्के की रोटी और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए भी सुखाते हैं ताकि बीज तैयार करके ही अगली फसल की बुआई कर सकें। यहाँ गांव में कुंवर सिंह चौहान के नाम से एक निवासी हैं जो पढ़ाई करने के लिए कभी शहर गए थे। अब वहाँ उन्होंने कर्नाटक की एक महिला से शादी कर ली और जब वो वापस सेंजी गांव में लौटे ना तो उन्होंने यहाँ पर कुछ मक्का की खेती की और यहाँ पर अपना खोल लिया खुद का रेस्टोरेंट, जहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए और विदेशी लोग भी काफ़ी आते रहते हैं क्योंकि उनकी वाइफ कनाडा से हैं। गांव में करीब 35 परिवार रहते हैं यहाँ पर और एक गढ़वाल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बना है। अगर आप यहाँ मक्का के खेतों को देखना चाहते हैं तो सबसे ठीक समय यहाँ माना गया है सितंबर और अक्टूबर का मौसम। तो आप घर बैठकर जो है पॉपकॉर्न खाइए, हम जो है सेंजी गांव से निकलकर हमें आगे जाना होगा। तो अब हम वापस उसी सिंगल रोड पर आ चुके हैं। सड़क की चौड़ाई जो यहाँ पर कम है तो 2 वाहनों को निकलने के लिए पहले एक को यहाँ पर रुकना होगा। आपको साइड में धुंध सी नज़र आ रही होगी, दरअसल ये कोई बादल या कोहरा नहीं है, ये है धुआं। जंगलों में जो आग लगती है उसका धुआं। अब ये धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है जिससे कि सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। मसूरी बैंड यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड में विकासनगर और चक्राता की तरफ और दूसरा सीधा यमुनोत्री की ओर। तो हमें यमुनोत्री जाना तो आगे वाला रास्ता हम लेंगे। बरकोट यहाँ से 63 किलोमीटर है। ये सिंगल लेन रोड है पर है अच्छी। 4 धाम सड़क परियोजना का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है जिससे जो है सड़क काफ़ी बढ़िया धीरे धीरे करके बनती जा रही हैं। जो सिंगल लेन है उनको डबल किया जा रहा है और रास्ते में काफ़ी चौड़ी सड़कें आपको आगे देखने को भी मिलेंगी। अब पहाड़ी एरिया तो भाई थोड़ी बहुत टूट फूट या सड़क की कंडीशन जो है इधर उधर होती रहती है, लेकिन इसको ठीक करने का काम लगातार चलता रहता है। तो बीआरओ और सड़क को बनाने वाले जो हैं ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। बीआरओ की तो लाइन भी यही है कि हम पहाड़ों को काटते हैं ताकि दिलों को जोड़ सकें। वो देखिए सामने आपको पुल दिख रहा होगा, वो है यमुना पुल जो मसूरी से 14 किलोमीटर और कैंपटी फॉल से 15 किलोमीटर बाद आ रहा है। अब यमुना जी यमुनोत्री तक आपके साथ साथ चलेंगी, इसलिए जो है पुल को यही नाम दिया गया है। डामटा यहाँ से है 23 किलोमीटर आगे। अगर आपको भूख लगी हो तो यहाँ पर जो है रावत भोजनालय है, वहाँ पर भी कुछ पेट पूजा कर सकते हैं। अब चलते चलते हम जो है यमुनोत्री जाने के लिए बेस्ट टाइम जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यात्रा जो है ये मई से अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक चलती है। चूँकि मई में जो है कपाट नए नए खुले होते हैं तो उस दौरान जो है दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिससे कि भीड़ और महंगाई दोनों बढ़ जाते हैं और कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। वो सब जो है हम इससे अगले वाले एपिसोड में देखेंगे कि मई के महीने में यात्रा करने के क्या रिस्क हैं। बस आप इतना जान लो कि अगर आराम से और सस्ती यात्रा करनी है तो मई के महीने में जो है आपको आने से बचना होगा। अगला महीना आता है जून का। मई के मुकाबले जो है इसमें थोड़ी भीड़ तो कम हो जाएगी लेकिन महंगाई फिर भी बनी रहेगी। जुलाई अगस्त मानसून का सीज़न होता है तो भारी बारिश के चलते जो है कम ही श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करते हैं क्योंकि तब लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ पर बना रहता है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर यात्रा करने का जो है बेस्ट टाइम है। इस दौरान जो है महंगाई भी कम हो जाती है और भीड़ भी आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मौसम में जो है रास्ते में आपको सेब, नाशपाती, मौसमी और अखरोट के पेड़ों पर फल लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप जो है उनका भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा मौसम सूट करता है। तो मित्रों मौसम खराब होने लगा है। अब देखते हैं कि हमें यमुनोत्री पहुंचने से पहले कितना मौसम खराब हो जाता है, क्योंकि बारिश जो है भाई साहब किसी भी टाइम आ सकती है। मौसम अच्छा हो रहा है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब आधा घंटे बाद बारिश शुरू होने लगी। शुरू में तो ये बारिश काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि जो है ना हम तेज़ धूप में जलने से बच रहे थे। ठंडी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें जो है काफ़ी अच्छा एहसास हमें करा रही थी। रेनकोट हमारे बैग में था, चाहते तो निकाल लेते, पर फिलहाल जो है हम बारिश का मज़ा ले रहे थे क्योंकि इस बारिश में भीगना बड़ा सुखद एहसास करा रहा था। ये कुछ कहना चाहता है, आप इसकी भी सुन लीजिए। हवा
बारिश की बूंद ऐसे लग रही है जैसे कोई छोटे छोटे को मार रहे हो, कंकड़ पत्थर। मौसम यहाँ पर बिगड़ता जा रहा था, बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज़ हवा यहाँ पर चलनी शुरू हो गई थी। वीडियो में शायद ये आपको हवा यहाँ पर तेज़ ना लगे, पर बाइक का बैलेंस कुछ हद तक ये गड़बड़ा देने के लिए काफ़ी थी। रुकने के लिए हमें कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुकते तो भैया कोई ऊपर से पत्थर आ जाए या कुछ हो जाए, तो इस वजह से भी हमने यहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा। इसलिए धीरे धीरे करके बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं अपने बाइक ड्राइवर मतलब साथी की तारीफ़ करना चाहूँगा जो ये बाइक चला रहा है, जो ऐसे मौसम में भी काफ़ी बढ़िया ये बाइक हैंडल कर पा रहा है। साइड में यहाँ पर यमुना जी चल रही हैं, पर बारिश के चलते कोहरा धीरे धीरे करके और बढ़ने लगा है, और आसमान में भी भगवान जी जो हैं वो फ्लैश लगाकर फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब कि जो है बिजली यहाँ पर चमक और कड़क रही है। यहाँ आप हरे बोर्ड पर देख रहे होंगे कि टिहरी गढ़वाल ज़िला यहाँ पर ख़त्म हो गया, और आगे जो अब शुरू होगा ना ज़िला, वो होगा उत्तरकाशी। यमुनोत्री तक यही ज़िला आपके साथ चलने वाला है, उत्तरकाशी। यहाँ से डामटा 5 किलोमीटर, नौगांव 34 किलोमीटर, बरकोट 45 और यमुनोत्री जो है 95 किलोमीटर आगे है। ये वाला पुल 2 ज़िलों को अलग कर रहा है। मौसम में धुंध काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई है, और भीगने से जो है हमें ठंड भी लगती जा रही है। इसलिए आगे कहीं थोड़ी देर के लिए बाइक रोकेंगे, थोड़ा रोक कर विचार करेंगे कि हमें जो है क्या करना है। तो यहाँ पर जो है हम सोच रहे थे कि आसपास कहीं होटल ले लेते हैं, क्योंकि जो है हवा का और बारिश का कुछ नहीं पता कि ये कब और ज़्यादा तेज़ हो जाए। लेकिन फिर बाद में ये ख्याल आया कि यार अब बस 37 किलोमीटर तो बचा है बरकोट, तो देखते हैं कि हम बाइक कहाँ तक खींच पाते हैं। नीचे यमुना जी गहरी खाई में से होकर बह रही हैं। हालांकि अभी जल कम है, जो कि मानसून के समय काफ़ी बढ़ जाता है। पहले बारिश का मज़ा लेने के लिए मैंने हेलमेट का शीशा थोड़े टाइम के लिए खोल दिया था, लेकिन भाई जब कभी मतलब ठंड लगने लगी ना, तो इसका शीशा मैंने एकदम से ही बंद कर लिया। अब हम यमुना पुल से 57 किलोमीटर आगे बरनी घाट तक पहुंच चुके हैं। ये साइड में आप जल की धारा देख रहे होंगे, जिसे कहते हैं हम गंग नाड़ी धारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, क्योंकि महाभारत के समय जब कौरवों ने पांडवों को लाखामंडल के लाक्ष्य गृह में जलाने की कोशिश की थी, तब पांडव वहाँ से एक सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए थे। वो हम आपको आगे बताएंगे। वो जगह लाखी जंगल था, जो बरनी घाट के पास ही है। जब पांडव लाखी जंगल को पार कर रहे थे, तो द्रौपदी जी को जो है प्यास लगी। तब अर्जुन ने यहाँ गंगनाड़ी नाम के एक पहाड़ पर तीर मारकर वहाँ से जल की धारा निकाली थी, जिससे जो है द्रौपदी ने वो जल पिया था। तब से इसको गंगनाड़ी धारा कहा जाता है। जो यात्री यमुनोत्री जाते हैं और जिनको पता होता है कि इस धारा की क्या विशेषता है, तो वो यहाँ पर जल पीकर जरूर जाते हैं। खास बात यह है कि चाहे मानसून हो, बारिश हो या फिर सूखा पड़े, इस धारा का जल लगभग उतना ही बना रहता है। मतलब कि मौसम बदलने से इसके जल स्तर पर, जल के प्रवाह पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कहा जाता है। ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म बना रहता है। पास में यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, आप चाहें तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ ही दूर आगे ये 2 रास्ते आएंगे, जहाँ से बरकोट 20 किलोमीटर और जानकी चट्टी है 67 किलोमीटर। लेकिन मंजिल पर पहुंचने की हमें कोई जल्दी नहीं है, तो लेफ़्ट वाला रास्ता लेकर हम चलेंगे 5 किलोमीटर आगे यहाँ से लाखा मंडल में। ये सी लेवल से है 1372 मीटर की हाइट पर। ये स्थान जाना जाता है अपने महाभारत काल से जुड़े हुए इतिहास के लिए, और इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि लाखा मंडल शब्द में लाख का मतलब लाखों की संख्या में, यानी कि बहुत सारे, और मंडल का अर्थ शिवलिंग और मंदिरों से है। दोनों को जोड़ दे तो ये हुआ एक ऐसा स्थान जहाँ पर लाखों मंदिर हो, उसे कहते हैं लाखा मंडल। ये मंदिर भगवान शंकर और पार्वती जी को समर्पित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पर खुदाई की थी ना, तो हज़ारों साल पहले के यहाँ बहुत सारे शिवलिंग और दुर्लभ मूर्तियाँ निकली थी, जिस कारण ASI ने इसको और इसके आसपास की कुछ जगहों को जो है ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया। अब ये इसी के अंडर है। 2006 में मंदिर के पास एक टूटी हुई दीवार की जब यहाँ पर खुदाई की गई, तो वहाँ पर भी विष्णु जी की एक मूर्ति और कुछ शिवलिंग मिले थे, जिनको म्यूजियम में रखा गया है। ज़्यादा हैरान मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इस जगह के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानना है, जिसके रहस्य को सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बड़ी रहस्यमय जगह है। मंदिर के बाहर मेन गेट के दोनों ओर नंदी बैल बने हुए हैं। मंदिर देखने में बिल्कुल आपको एक तरह से केदारनाथ की तरह लग सकता है, और 12वीं या 13वीं सदी का ये बताया गया है। और खुदाई में मिली हुई कुछ चीज़ों के आधार पर देखें तो ये जो है 5वीं या 6ठी शताब्दी का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है।
ये कितना पुराना है इसका राज अभी तक नहीं खुल पाया है। प्रांगण में एक बड़ा शिवलिंग बना हुआ है जिस पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये चमकता है, मतलब आप इसमें इस शिवलिंग में अपने खुद की फ़ोटो या छवि को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर अलग अलग रंग के शिवलिंग हैं जिसमें से कुछ ज़मीन के नीचे गड़े हुए हैं, कुछ को यहाँ पर द्वापर और त्रेता युग का भी कहा जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास काल में ये शिवलिंग और लाक्ष्य गृह मंदिर जो है पांडवों ने यहाँ पर बनवाए थे। शिवलिंग के पास और मंदिर के पीछे की साइड में जय और विजय नाम की यहाँ पर दो मूर्तियाँ हैं जिनमें से एक का हाथ टूटा हुआ है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इन दोनों मूर्तियों के सामने जब किसी मरे हुए व्यक्ति को लाया जाता था और पुजारी उन पर जो है गंगा जल छिड़कते थे तो वह व्यक्ति कुछ देर के लिए जिंदा हो जाता था। जिंदा होने पर वो सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेता था, तब उसके मुंह में गंगा जल डालते थे और उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती थी, मतलब कि दोबारा उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में जो एक बात बताई जाती है कि किसी स्त्री का पति जब मर गया था तो वो भी अपने पति को लेकर यहाँ पर आई थी। अब जब इन दोनों मूर्तियों के सामने उसके पति को रखा गया तो वो भी कुछ देर के लिए यहाँ पर जीवित हो गया था। जैसे ही वो जिंदा हुआ तो उसकी पत्नी जो है उसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगी कि अब तो ये जिंदा हो गया, अब तो मैं इसको ले जा सकती हूँ। तो जैसे ही वो स्त्री उसको ले जाने की कोशिश करने लगी तो वो व्यक्ति यहाँ पर फिर से मर गया, मतलब कि कहा जाता है कि तब से ये चमत्कार होना बंद हो गया। यहाँ पर मंदिर में और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जैसे शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, दुर्गा, हनुमान, भैरव, सूर्य, गंगा, यमुना और सरस्वती जी की। पांडवों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और मंदिर के गर्भगृह में जो निशान है ना पैरों के, वो बताए जाते हैं पार्वती जी के। और मंदिर जिन पत्थरों से बना है उस पर भी कुछ निशान बने हुए हैं जो कि गाय के निशान, गाय के पैरों के निशान माने जाते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि एक पुजारी के पास यहाँ पर कहीं गाय थी इसके आसपास, तो वो गाय रोज़ किसी एक फिक्स टाइम पर यहाँ से चली जाती थी। पुजारी जब गाय को ढूंढते थे तो उस टाइम उनको गाय नहीं मिलती थी, तो उन्होंने एक दिन उस गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय एक मंदिर में पहुँची और वहाँ पर शिवलिंग था। तो वो गाय जो है शिवलिंग को दूध से नहला रही थी, मतलब कि दूध से अभिषेक कर रही थी। तब इस मंदिर का यहाँ पर पता चला। अब मंदिर से जुड़ी हुई उस बात को कर लेते हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। वो ये कि अगर आपने कभी महाभारत देखी होगी तो पता होगा कि दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने के लिए लाक्ष्य गृह जगह बनाई थी एक, जो आज लाखा मंडल में है यही वाली। तब उस घर में आने का एक ही गेट था, वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब लाक्ष्य गृह ऐसी चीज़ से बनाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आग लग जाए तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ सके और जलकर राख हो जाए, जिसमें पांडव जो है अगर आग लग जाती तो वो यहाँ पर भस्म हो जाते। जब विदुर जी ने इसका मतलब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर एग्जिट गेट ही नहीं है तो कुछ ना कुछ उनको शक हुआ। तब उन्होंने यहाँ से इसी घर से किसी दूसरी साइड में निकलने वाली काफ़ी सारी गुफाएं यहाँ पर बनवा ली, जिससे कि जो है पांडवों को कुछ अनहोनी होने पर उनको यहाँ से निकाला जा सके। कुछ दिन तक तो पांडव उसमें रहते गए, पर एक दिन दुर्योधन के कहने से इसमें लाक्ष्य गृह में आग लगा दी गई। तब माता कुंती सहित पांचों पांडव उस गुफा में जाकर दूसरी छोर से सुरक्षित वापस निकल गए। ये भी माना जाता है कि विदुर जी ने जो है अंदर ही अंदर काफ़ी सारी गुफाएं यहाँ पर बनवा ली थी, जिससे कि ज़रूरत के हिसाब से उसी दिशा या उसी डायरेक्शन में यहाँ से निकला जा सके। अलग अलग जगह पर ये गुफाएं खुलती थी, उनमें से कुछ गुफाएं आज भी हैं। इनमें से एक चित्रेश्वर नाम की गुफा है जो शिव मंदिर से 2 किलोमीटर दूर लाखामंडल गांव के निचले हिस्से में जाकर निकलती है। पांडव इस गुफा से निकलकर चक्र नगरी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो है 1 महीना बिताया। अब पता है उस चक्र नगरी को आज क्या कहा जाता है? उसको आज कहते हैं चक्राता, जो कि यहाँ से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल मैंने इसलिए दी क्योंकि आप अपनी मंजिल तक तो पहुँच ही जाओगे आज ना तो कल, लेकिन सफ़र में इतने ज़रूरी स्थानों को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इससे हमें वहाँ की मान्यता, अपनी विरासत, सांस्कृतिक सभ्यता और इतिहास को जानने का मौका मिलता है, जिससे कि हम उस स्थान को और ज़्यादा वहाँ इस स्थान से जुड़ सकें। और वहाँ अगर टूरिस्ट पहुँचते हैं तो स्थानीय लोगों को भी जो है कुछ मदद हो जाती है। इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि यमुनोत्री यात्रा के समय अगर ऐसी स्थानों को आपको जानने का मौका मिले तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। तो चलें अब दोबारा हम उसी सड़क पर वापस आ चुके हैं। यहाँ से बरकोट 20 किलोमीटर और नौगांव है 11 किलोमीटर। रोड तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी भी सिंगल लेन ही चल रही है। अब 11 किलोमीटर आगे नौगांव हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आसपास के 9 गाँव, मतलब 9 विलेजेस को मिलाकर बोला जाता है नौगांव, जैसे सुनारा, मंजियाली, तुनलका,
कोटियाल गांव, मटियाली, तुनलका शायद दोबारा आ गया, मुंगरा, रस्तारी और लास्ट का यही वाला गांव नौगांव। यहाँ लेफ्ट वाला एक रास्ता पुरोला की ओर जा रहा है और राइट वाला बरकोट और यमुनोत्री की ओर। नौगांव भी देखने में जो है काफ़ी अच्छा है। पहले हमने सोचा था कि बरकोट ही जाकर रुकेंगे, लेकिन बारिश में हम भीग चुके थे और हमें ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो सोचा कि क्यों ना यहीं नौगांव में ही आज रुक लिया जाए। करीब आधा घंटे तक हम जो है होटल ढूंढते रहे, लेकिन सब यही बता रहे थे कि 4 धाम की यात्रा चल रही है तो मई में जो है कमरे मिलना काफ़ी मुश्किल है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से यमुनोत्री करीब 60 किलोमीटर आ गया है और इतनी दूर पहले ही जो है सब कमरे बुक हो चुके हैं, कोई भी खाली नहीं है। तो अगर मई में आने का विचार है ना आपको, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होटलों की आ सकती है। वैसे ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी देर घूमने के बाद जो है हम ज्वाला जी टूरिस्ट पैलेस पर पहुँचे। सड़क के पास ये होटल बना हुआ है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है। तो 1000 रुपये में यहाँ पर हमको कमरा मिल गया। तो चले अंदर से देख लेते हैं कि कमरा कैसा है। देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो रेट के हिसाब से 1000 रुपये में ये काफ़ी अच्छा है। टीवी है, पंखा, गीज़र वगैरह सब सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सामने का नज़ारा भी शानदार है। ऊपर चलकर थोड़ा इसको सुन लेते हैं, इसकी क्या पीड़ा है, मतलब क्या कहना चाहता है ये। देखिए मित्रों, इस समय मैं हूँ यमुनोत्री से 60 किलोमीटर पहले एक गांव है यहाँ पर नौगांव। तो यहाँ पर हमने रात को ये होटल लिया था। मज़े की बात ये है कि इसके होटल के पीछे और रोड के किनारे ये जो है लगे हुए हैं अखरोट के पेड़। अब भाई साहब, उत्तराखंड में हमने कभी अखरोट के पेड़ नहीं देखे थे और उस पर लगे हुए तो अखरोट का भी देखे ही नहीं कहीं भी। तो ये देखिए पीछे लगा हुआ है अखरोट का पेड़। यहाँ पर अभी अखरोट कच्चे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, हरे हरे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आएँ यमुनोत्री के रास्ते पर नौगांव में आपको ये मिल जाएंगे अखरोट के पेड़। और इससे आगे 4-5 किलोमीटर जाएंगे तो फिर सेब के पेड़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सेब के पेड़ तो खैर उसमें चलेंगे, सितंबर अक्टूबर में मिलेंगे सेब आपको देखने के लिए, खाने के लिए। ठीक है भाई साहब, इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो यार मोबाइल में जूम ऐसे ही होता है भाई साहब, जैसे भी आपको दिख रहा होगा। ये ज्वाला जी टूरिस्ट पैलेस होटल है जिसमें हम रात को रुके थे। और इसके पीछे देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ये है नाशपाती के पेड़, नाशपाती, और ये है अखरोट के पेड़। तो अभी तो आपको नाशपाती नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप आओगे ना, ये बोल रहे थे कि जून या जुलाई में ये आपको नाशपाती यहाँ पर पकी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इनको यहाँ टेस्ट कर सकेंगे जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में। उसके बाद ये अखरोट के पेड़ है और यहाँ से कुछ इस तरह नौगांव इसका व्यू दिखता है। ये जो मैंने बताया ना आपको मंदिर, ये मंदिर है राज राजेश्वरी माता का, जैसे बता रहे थे। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। कहाँ पर बोल रहे थे ये, वहाँ पर जो है यमुना जी भी बहती है, जो यमुनोत्री से है निकलती है, तो यहाँ पर यमुना जी भी है। नीचे आकर पोहा, पराठे और चाय पीकर बाइक पर हम सामान अपना बांधने लगे। तभी ख्याल आया कि जब यहाँ होटल आसानी से नहीं मिले तो फिर जहाँ से यमुनोत्री जी की यात्रा शुरू होती है, मतलब जानकी चट्टी, वहाँ होटल हमें कैसे मिलेंगे। तो होटल वाले से हमने बात की कि अगर आपका कोई जानता पहचानता वहाँ होटल वाला हो तो उसका नंबर हमें दे दीजिए। तो उसने जो है होटल वाले ने अपने कार्ड के पीछे जानकी चट्टी में एक होटल वाले का नाम, मतलब उनका फ़ोन नंबर लिख दिया ताकि हमें जाते ही रूम मिल जाए। अब वो रूम हमने लिया या हमें मिला या नहीं मिला, तो इसकी जानकारी इस वीडियो के आखिर में मिलेगी जब जानकी चट्टी वाला चैप्टर आएगा। फ़िलहाल बरकोट चलते हैं, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर आ गए। बरकोट तक भी आपको सिंगल रोड ही मिलेगी। रास्ते में यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं। अब हम बरकोट में एंटर कर चुके हैं। इसको 2014 में जो है नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। यमुनोत्री के रास्ते पर ये आखिरी बड़ा शहर है। इससे आगे तो छोटे मोटे गांव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलेगा। शिक्षा के तौर पर देखें तो यहाँ पर एक सरकारी ITI, एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और कुछ प्राइवेट स्कूल भी बने हुए हैं। सी लेवल से इसकी हाइट है 1220 मीटर ऊंचाई पर। और यहाँ से जो है आपको बंदरपुर जैसी चोटियाँ भी दिखाई दे जाएंगी। जानकी चट्टी की बात करें तो वो यहाँ से 47 किलोमीटर आ गए। ये साइड में शेयरिंग टैक्सी स्टैंड है बरकोट का। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से जो भी कोई बसें आती हैं या फिर टैक्सी, वो यहीं बरकोट में आकर रुक जाएंगी। इससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको लेनी होगी यहाँ से ये वाली शेयरिंग जीप या फिर टैक्सी, जो आपको जानकी चट्टी छोड़ देगी 150 रुपये में। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर बाज़ार लगा हुआ है।
गर्म कपड़े या जो भी कुछ आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप वहाँ ले लेना। एटीएम की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वाहनों की आवाजाही के कारण यहाँ पर कुछ जाम भी अक्सर देखने को मिल जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार का GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग भी आपको मिल जाएगी। यमुनोत्री के रास्ते पर जितने भी GMVN के होटल हैं, इनकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे और कितने रुपए में होती है, तो हम जो है इसको बिल्कुल डिटेल के साथ आगे बताएंगे। और यहाँ पर जो है आपको प्राइवेट होटल भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आमतौर पर 600 रुपये में बिना सीजन के जो है कमरा अच्छा मिल जाएगा, ठीक ठाक वाला। जैसे कि पहले हमने बात की थी कि ऋषिकेश से धरासू बैंड होते हुए और देहरादून वाले दोनों रास्ते जो हैं आपको बरकोट के पास जाकर मिलते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पर दोनों रास्ते आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि एक रास्ता उत्तरकाशी की ओर जा रहा है, मतलब गंगोत्री की साइड, और दूसरा यमुनोत्री की ओर। यहाँ से गंगोत्री है 185 किलोमीटर। अब हमें तो यमुनोत्री जाना, तो हम जो आगे बढ़ जाएंगे। बरकोट के बाद आप देख रहे होंगे कि सड़क 2 लेन की हो चुकी है, मतलब कि मसूरी से बरकोट तक तो आपको सिंगल लेन देखने को मिलेगी। अब बरकोट से अब यहाँ पर डबल हो चुकी है, तो इसका भी आनंद हम ले लेते हैं। लेकिन ये डबल लेन कितनी दूर तक रहेगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि सड़कों को चौड़ा करने का काम लगातार चल रहा है और आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। ये साइड में प्राइवेट बसें खड़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसने तो ये बताया था कि बरकोट तक ही जाती हैं बसें, आगे को नहीं, तो फिर ये बस कहाँ से आई। देखिए, इनमें से जो ज़्यादातर जो बसें हैं वो हैं पैकेज वाली। जैसे आप कोई पैकेज बुक करते हैं तो ये बसें यहाँ के लिए चलती हैं। हाँ, अगर कोई वैसी बस 1-2 हो तो बात अलग है, पर ज़्यादातर पैकेज वाली ही हैं। यहाँ ज़्यादातर आपको बुजुर्ग इंसान ही दिख रहे होंगे जो यात्रा से जाते हैं और आते समय यहाँ पर रुककर शायद थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर बुजुर्ग जो हैं वो मई के महीने में यात्रा करते हैं। हालांकि इस महीने में ज़्यादा श्रद्धालु की वजह से जो है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जो उम्र दराज होते हैं। लेकिन जब वो आए हैं तो उनको सब कुछ पता होगा, मतलब उनकी आस्था ज़बरदस्त है, जिससे कि वो सब दुख परेशानी भूल जाते हैं। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है दोबाटा, जहाँ पर कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जगह जगह पर नीले बोर्ड दिख रहे होंगे जिस पर लिखा है कि श्री यमुनोत्री धाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण अवश्य कराएं। और अगर आपने पहले ये नहीं करा रखा है तो यहाँ पर आप फ्री में करा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने जाने वालों की संख्या का सही पता चल सके, क्योंकि उसी हिसाब से तो आपको आपकी यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। पूरी यात्रा में ये कहीं भी आपका चेक हो सकता है, इसलिए पहले जो है करा कर रखें। हमारा यहाँ से काफ़ी आगे चेक हुआ था, लेकिन मई 2022 में ये सिर्फ 10 में से केवल 1 आदमी का चेक हो रहा था, जिस कारण बहुत से लोग ऐसे निकल गए जिनके पास परमिट भी नहीं था और उन्हें यहाँ पर रोका भी नहीं गया, तो वो आराम से निकल गए। इससे क्या नुकसान हुआ वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, और ये नुकसान बड़ा जानलेवा साबित हो रहा था। ऑनलाइन भी आप चाहे तो इसका परमिट निकाल सकते हैं। इसकी वेबसाइट है badrinath-kedarnath.gov.in। अब तो इन्होंने ये सुविधा भी कर दी है कि आप अपने हिसाब से ऑनलाइन घर बैठे बैठे जो है डेट में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपका प्लान यात्रा का कैंसिल हो गया, 10 तारीख को था, तो आप जो है अपनी मर्जी से ही घर बैठे उसे 12, 15 या जिस भी डेट को आप जाना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगली डेट भी। यहाँ सड़क बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो रहा है, जिससे कि टूटी फूटी सड़क को ठीक किया जा सके या फिर नई सड़क बनाने में हेल्प हो जाए। बरकोट से 8 किलोमीटर आगे सड़क पर यह बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है गंगनानी कुंड। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई कुंड है जहाँ पर गंगा जी का भी जल देखने को मिलेगा। ऊपर से देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब यमुना जी और कुछ कैंप यहाँ से दिखाई दे रहे हैं रोड किनारे से। नीचे चलकर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि आखिर है क्या। यहाँ से नीचे संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ढलान वाला ये रास्ता है। पता नहीं आपको वीडियो में ये शायद ढलान ना दिख रहा होगा, क्योंकि ये मोबाइल का कैमरा जो है ना उसको वाइड एंगल में दिखाता है, जिससे कि ढलान का अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन ये ढलान काफ़ी अच्छी है, मतलब सीधी नीचे की ओर है। यहाँ यमुनोत्री रिवर कैंप के नाम से काफ़ी सारे कैंप बने हुए हैं जिनमें आप रात को भी आराम कर सकते हैं। अब हम नीचे पहुँच गए, चलकर देखते हैं कि क्या है। अब थोड़ी देर आप इसकी भी सुन लीजिए, हम बाद में आपको आकर वॉइस ओवर करेंगे। देखिए मित्रों, इस समय हमें गंगनानी में, ये पड़ता है आपके जैसे बरकोट से निकलते हैं ना, बरकोट से यमुनोत्री वाली सड़क पर। अब यहाँ पर जो है ना ये है गंगनानी का कुंड। अब यहाँ पर आप मछलियाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपना पैर डालोगे तो ये मछलियाँ पैरों पर आएंगी और जो है गुदगुदी टाइप करेंगी, गुदगुदी कह लीजिए या जो भी कुछ है, मसाज टाइप। और हाँ, यही चीज़ अगर आप मॉल में करोगे भैया, शहरों में, तो भैया शहरों में जो है ना मॉल में इसके कहाँ गया, तो शहरों में इसके पैसे लगते हैं पैर डालने के, मछलियों से गुदगुदी कराने के। लेकिन यहाँ पर भाई साहब फ्री है पूरी तरीके से। अब ये मछलियाँ हैं, देखिए हमारा
हमारा ये साथी पैर डाल रहा है लेकिन मछलियाँ नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये पापी आदमी है। अगर ठीक आदमी होता तो मछली आ जाती। मेरा ध्यान तो हाँ, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई साहब, वो देखिए सांप। देखिए हमारा साथी उस सांप की ओर जाएगा। अगर इसको कुछ हो गया ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। भाई साहब ये बना रहा है खुद वीडियो। देखिए भाई, अगर आपको वो दिख पा रहा है, वो है सांप और वो आ रहा है इन मछलियों को निगलने के लिए। मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखिए सांप बस इंतज़ार कर रहा है कि ये लोग थोड़ा शांत हो जाएं तो हम जो है अपना पेट पूजा कर लें इन मछलियों से। ये धीरे धीरे करके सरक रहा है मछलियों की ओर। तो अब हम आपको मछलियाँ दिखा देते हैं। ये मछलियाँ है। अगर आपको फिर भी नहीं दिख रही तो भैया हमारा मोबाइल वाटरप्रूफ है सैमसंग का, तो हम मोबाइल इसमें डाल कर दिखा देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ये जल उत्तर काशी में बहने वाली भागीरथी या गंगा जी से जो है यहाँ पर आ रहा है। अब कुंड के पास बनी दरारों में यहाँ आपको सांप हर वक्त देखने को मिल जाएंगे। जब यहाँ पर भीड़ कम होती है तो ये अपने बिल से बाहर की ओर झांकने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ स्नान करने वाले व्यक्तियों को ये पता होता है कि यहाँ सांप है, लेकिन वो बिना किसी डर के यहाँ से नहाते रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये यहाँ के जो आदमी हैं वो बता रहे थे कि सांप इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, वो आराम से रहते हैं। अभी तो यहाँ पर जल कम है, लेकिन जब मानसून होता है ना, बारिश होती है, तो ये कुंड फुल भरकर यहाँ से बाहर की ओर बहने लगता है। सामने गंगनानी जी का मंदिर है, इसमें गंगा और यमुना जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वैसे ये वाला मंदिर बाद में बनाया गया है, जो असली प्राचीन मंदिर है ना वो इसी के साइड में पीछे की ओर है। कुंड की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कई दंपत्ति शादी भी करते हैं और एक साल में 60 से ज़्यादा यहाँ पर शादियाँ हो जाती हैं। 13 से 15 फरवरी तक यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसको कहते हैं कुंड की जातर। कुंड के पास ये महिला और पुरुष शौचालय बना हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती हैं, मतलब वहाँ पर उनका संगम होता है। लेकिन उससे पहले संगम होता है उन दोनों नदियों का यहाँ पर गंगनानी में, क्योंकि गंगनानी कुंड में जो है गंगा जी का जल है और पास में यमुना जी तो बह ही रही हैं। इनके अलावा एक और नदी है यहाँ पर केदार गंगा के नाम से। इस तरह तीनों के मिलने से ये स्थान बना त्रिवेणी संगम, इस रूप में भी इसको जाना जाता है। अब इस कुंड से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड के पास परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि जी यहाँ पर रहते थे। यहाँ बने शिवलिंग पर वे उत्तरकाशी से गंगा जल भरकर लाते थे और यहाँ शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब वो बूढ़े होते चले गए तो वहाँ से गंगा जल लाने में उनको दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने गंगा जी की तपस्या की और सब कुछ अपने बारे में बताया। तब गंगा जी ने यहाँ पर एक अपनी जलधारा प्रवाहित कर दी, मतलब कि यहाँ कुंड में जो है गंगा जी बहने लगी। ये भी कहते हैं कि जब उत्तरकाशी में भागीरथी का या मतलब गंगा का जल स्तर कम या ज़्यादा होता है तो उसका फ़र्क यहाँ भी देखने को मिलता है, जिससे कि ये कहते हैं कि इस कुंड में जो है जल वो आ रहा है उत्तरकाशी से। कुंड के पास में यमुना जी बह रही हैं, वहाँ पर चलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये यमुना जी बहती हुई। यहाँ इनको देखकर सुख और शांति महसूस होती है। लेकिन जब दिल्ली या अन्य शहरों में यमुना जी की कंडीशन देखते हैं ना तो यार देखकर रोना आता है। दिल्ली में तो इसमें अक्सर झाग देखने को मिलते हैं यमुना जी में, और यकीन नहीं होता कि क्या ये वही यमुना जी है जो हम उत्तराखंड में देख कर आए हैं। इंसानों ने आज इसकी क्या हालत कर दी है। सच में यार आगे आने वाले समय में इसके अस्तित्व के बारे में सोचकर डर लगता है कि कहीं यमुना जी हमसे बिछड़ तो नहीं जाएंगी। मतलब इंसान आज इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए वो प्रकृति के द्वारा दिया गया इतना खूबसूरत उपहार उसको ख़त्म करने के लिए तुला हुआ है। सच में इतना सब कुछ सोच कर ना रूह कांपने लगती है कि क्या होगा यमुना जी का। इसलिए अपनी तरफ से जिसका जितना भी सहयोग हो यमुना जी को बचाने में उतना हमें करना चाहिए, ताकि एक अच्छा प्रकृति का उपहार हमसे बिछड़ ना जाए। चलिए यही उम्मीद लेकर अब हम आपको यहाँ बने हुए कैंप को दिखा देते हैं। ये रिवर व्यू कैंप एंड रिसोर्ट है। नीचे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर फ़ोन करके पता कर लीजिए, या फिर इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी लिखी हुई है यहाँ पर riverviewcamp.in, या फिर ये कह रहे थे कि ओयो से भी बुकिंग हो जाती है। थोड़ा अंदर चलकर इनके कैंप को देख लेते हैं, और अगर कोई मिला तो उनसे पूछ भी लेंगे कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, कितना किराया है, कितना चार्ज लगता है वगैरह वगैरह। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर कैंप बने हुए हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और बाहर रजाई गद्दे भी सूख रहे हैं। ये कुछ हलचल हुई है तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनका कितना चार्ज है।
तो बात करने पर पता चला कि ये बता रहे हैं कि 3,500 रुपये में आपको एक रात के लिए यहाँ पर कैंप मिल जाएगा और उसके साथ डिनर ब्रेकफास्ट भी साथ में है, एक टेंट का। हमें यहाँ रुकना नहीं था क्योंकि बस 37 किलोमीटर आ गई तो हमें जान की चट्टी पहुँचना था। तो वापस जो है हम मेन रोड की तरफ चलने की तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे उतराई थी ना वैसे ही खड़ी चढ़ाई है। ये हमारे दोस्त की 125 सीसी की होंडा साइन बाइक है जो काफ़ी अच्छी चल रही है। इतनी चढ़ाई पर भी हम 2 को बैठाकर और सामान रखकर भी ये लोड नहीं ले रही है। अब ये हमें जो है ना चारों धाम करा चुकी है और उसके साथ साथ काफ़ी और जगह हैं उत्तराखंड की जहाँ पर हम इस बाइक से घूम चुके हैं। तो बाइक का भी एक बार धन्यवाद। ऊपर सड़क पर हम आ गए और आगे की ओर अब बढ़ रहे हैं। सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। आगे देखेंगे कि सड़क की कंडीशन क्या हो जाती है। ये खरादी आ चुका है जो कि गंगनानी कुंड से करीब 3.5 किलोमीटर है। यहाँ पर भी कुछ होटल और दुकानें बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। चलते चलते आपको होटल के नाम और उनके फ़ोन नंबर्स लिखे दिख रहे होंगे। तो एडवांस में अगर आपको बुक करानी है तो इनको वीडियो रोककर इनका नंबर लगा सकते हैं। इसी तरह पूरे यमुनोत्री रास्ते पर आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, रहने से खाने तक की। जैसे ही खरादी से निकलोगे तो सड़क कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लगेगी। मतलब ख़राब तो क्या कहें, पहाड़ों पर टूट फूट तो यार चलती रहती है और इनका ठीक भी यहाँ पर ये कराते रहते हैं। पुल के नीचे यमुना जी बह रही हैं। अब चूँकि ये पुल ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो सामने वाले दूसरे पुल पर यहाँ पर काम चल रहा है ताकि बाद में इस पुराने पुल की जगह नए पुल को रिप्लेस कर सकें। पहाड़ों को काट कर सड़क यहाँ पर चौड़ी की जा रही है। देखिए, जान खतरे में ये लोग डालकर बेचारे अपना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको दोबारा दिल से सैल्यूट तो बनता है यार। जब आप अगली बार आओगे तो ये सड़क आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगी। ये पुल यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है और लिखा भी है कि कृपया सावधानीपूर्वक चलें, आगे पुल क्षतिग्रस्त है, एक बार में एक ही वाहन गुजरे। खरादी के आगे से यहाँ तक ढलान है, आगे भी उतराई चढ़ाई आती रहेगी धीरे धीरे करके और वो हम आपको सब दिखाएंगे। और आगे थोड़ी दूर तक तो ये सड़क की कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते चट्टी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आगे 10 स्थान ऐसे आएंगे जिनके नाम के पीछे चट्टी शब्द लगा हुआ मिलेगा। जैसे पहले बरकोट से 17 किलोमीटर दूरी पर जमुना चट्टी आएगा, फिर सियाना चट्टी, उसके 5.5 किलोमीटर पर राणा चट्टी, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी, इसके 4 किलोमीटर बाद नारा चट्टी, नेक्स्ट फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी और लास्ट का इस यात्रा पर मतलब इस रास्ते पर चट्टी है जानकी चट्टी। बाकी 2 चट्टी जो है अगले एपिसोड में आएंगी जब हम यमुनोत्री यात्रा के लिए पैदल चलेंगे। आपको पता होगा कि बहुत पुराने समय में जब यातायात के ज़्यादा साधन नहीं थे या कहीं कि साधन ही नहीं थे तब चारधाम की सारी यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। कई दिनों तक ये पैदल यात्रा चलती थी। तो लोग जो है बीच में कुछ निश्चित स्थानों पर रुक रुक कर यात्रा करते थे। इन्हीं स्थानों को पुराने समय में कहा जाता था चट्टी। एक लाइन में कहें तो चट्टी मतलब चारधाम के दौरान विश्राम करने का स्थान। पहले यहाँ धर्मशालाएं हुआ करती थी लेकिन समय के साथ इनको भुला दिया गया। अब यमुनोत्री यात्रा में जमुना चट्टी से गरुड़ चट्टी तक 10 चट्टियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सड़क से गुजरते हुए इनमें से केवल 7 चट्टियाँ ही रास्ते में पड़ेंगी जो आगे हम आपको दिखाएंगे भी। दोस्तों, यही मेरी वीडियो का उद्देश्य होता है कि जितनी भी कोशिश हो उतनी जानकारी रास्ते में आने वाले इन सब स्थानों की दी जा सके। मैं चाहता तो हरिद्वार से यमुनोत्री तक 10-15 मिनट की वीडियो बनाकर आपको यमुनोत्री पहुंचा देता या जानकी चट्टी, लेकिन फिर इन सब महत्वपूर्ण स्थानों के या जगहों के बारे में कैसे पता चलता। मेरी वीडियो में कुछ कमेंट अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी आते हैं कि आपने ये बताया, ये तो हमें यहाँ रहते हुए भी पता नहीं था। देखिए, मैं यहाँ पर कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बस ये बताने की कोशिश है कि इन स्थानों के बारे में जानने समझने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है और काफ़ी कुछ जानने समझने और सोचने को मिलता है, जिससे कि मैं पहाड़ी संस्कृति सभ्यता को करीब से महसूस कर सकूं। अच्छा लगता है यार घूमना, और उत्तराखंड तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई दूसरा घर हो, इतना ज़्यादा लगाव है इससे। आगे बढ़ते बढ़ते ये साइड में आपको एक खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में मुझे यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई, लेकिन सड़क किनारे बोर्ड पर यहाँ स्थान का नाम लिखा हुआ है ओजरी। पहले हमारा यहाँ मंदिर तक नीचे जाने का प्लान था, लेकिन बाद में पता चला कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो लोकल आदमियों ने बताया कि आप जल्द से जल्द जानकी चट्टी पहुँच जाइए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास इस मंदिर से रिलेटेड या इस स्थान से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है तो प्लीज़ वो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी इसके बारे में कुछ जानने को मिले।
अब यहाँ से जानकी चट्टी तक पतली सी सिंगल रोड है। आपको बड़े ध्यान से चलना होगा क्योंकि 26 मई 2022 को जानकी चट्टी से बरकोट के लिए 13 यात्रियों को लेकर एक बोलेरो आ रही थी। अब रात हो चुकी थी तो यहाँ ओजरी के पास बस को साइड देने के लिए बोलेरो वालों ने जो है अपनी गाड़ी पीछे की और पीछे करते करते उसका बैलेंस ऐसा बिगड़ गया कि 13 यात्रियों से भरी हुई वो पूरी बोलेरो गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें से 3 की मौत वहाँ पर हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। तो भाई प्लीज़ ध्यान रखना यार। अब हम सियाना चट्टी पहुँच चुके हैं जो कि बरकोट से 29 किलोमीटर है। सियाना चट्टी सी लेवल से 2015 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर GMVN का भी होटल है जिसमें डिलक्स और फैमिली वाले रूम आपको मिल जाएंगे। कुछ प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं। यहाँ ये राधिका कृष्ण मंदिर अमृतधारा है जहाँ आप नीचे इनके दर्शन कर सकते हैं। सियाना चट्टी के बाद हरियाली और खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब रास्ता खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरती भरे रास्ते में भी अड़ंगा डालने वाला एक इंसान आपके सामने आने वाला है। आप उसको सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है। वो क्या है, वो और मैं दोनों एक ही तो है। वो डायरेक्ट बोलेगा और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मतलब एक ही है। हाँ जी, तो भाई साहब 16 किलोमीटर है यहाँ से जानकी चट्टी, तो हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन दिक्कत ये है कि बारिश किसी भी टाइम बरस सकती है। तो हमने जो है अपना सामान ये पैक कर दिया थोड़ा पन्नी में और वाटरप्रूफ केस में, और अब हम पहन रहे हैं भूत बनेंगे। अब हम जादू, मतलब रेन कोट पहन रहे हैं। पता नहीं कब किस टाइम ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए बारिश की, इसलिए भैया हम पहन लेते हैं पहले। सियाना चट्टी में ये काफ़ी बड़ा होटल है जिसके नीचे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। चाहे तो आप वीडियो रोककर यहाँ पर उनका नंबर लिख सकते हैं ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए। एडवांस में या जिस तरह की भी बुकिंग है, जो भी आपको अगर लगता है कर लीजिए, नहीं लगता तो आगे बढ़ जाइए। चूहे भाई कैसे बर्तन गिरा रहा है मेरे। कहाँ थे हम। तो देखिए हमने वहाँ रोक कर रेनकोट तो बाहर निकाल लिया पर पहने नहीं थे। सोचा था कि जब बूंदाबांदी शुरू होगी तब पहन लेंगे। इन्हीं वादियों का आनंद लेते हुए हम सियाना चट्टी से राणा चट्टी की ओर बढ़ रहे हैं जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। ये देखिए स्कूल से आते हुए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें देखकर शायद आपको भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई हों या फिर याद आ गई हो। मित्रों, जीवन में यादें बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि जब आप किसी व्यक्ति, चीज़ या जगह को देखो तो फिर उससे अपने आप को आप रिलेट कर पाओ, आपकी मेमोरी ताज़ा हो जाए कि यार हम भी कभी ऐसे ही थे या हम भी ऐसे ही करते थे, या मतलब जो भी आपके कुछ मीठे यादें हो वो आपको याद आ जाएं दोबारा से। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपका बचपन सही नहीं गुजरा या बचपन में कोई यादें आपको याद नहीं हैं तो आप जो है बड़ा होने पर भी उन यादों को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर कम से कम कोशिश कीजिए यादों को ज़िंदा रखने की। और मेरा घूमने फिरने का एक लक्ष्य ये भी है कि जब बूढ़ा हो जाऊं तो इन्हें देखकर चेहरे पर एक मुस्कान ला सकूं कि यार जब हम जवान थे तो ऐसे घूमते थे। मैं यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पर यार कभी कभी ये भी हो जाना चाहिए, अच्छा लगता है। यादों को बनाए रखने के लिए मैं एक यहाँ पर कुछ अभी आने वाले टाइम में कुछ करने की भी सोच रहा हूँ, जिससे कि जो है रास्ते में जो भी अच्छे इंसान या अच्छे पल आए मैं उनको तो कैद कर सकूँ, लेकिन जो इंसान मुझे मिले उनको भी मैं याद रहूँ, या उनको भी कुछ ऐसा याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ था। तो उनको भी एहसास दिलाने के लिए या याद कराने के लिए मैं कुछ कार्य करने का प्लान बना रहा हूँ। देखते हैं वो कब पूरा होता है। देखिए बात करते करते अब हम राणा चट्टी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट काफ़ी हैं जिससे कि आपको रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नीचे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बना हुआ है। मेडिकल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई गड़बड़ लगती है आपको तो यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ एंड तक आपको होटल देखने को मिलेंगे, लेकिन मई के महीने में डिमांड ज़्यादा होती है जिससे कि ये सब जल्दी भर जाते हैं। इसके बाद में तो आपको बड़े आराम से 600 रुपये में भी ठीक ठाक कमरे मिल जाएंगे। 18 मई 2022 को सियाना चट्टी और राणा चट्टी के बीच करीब 15 मीटर तक की सड़क या हाईवे जो है धंस गया था नीचे, मतलब टूटकर अलग हो गया था। 18 तारीख को ही हमने यमुनोत्री के दर्शन किए थे और वापस लौटकर बरकोट के पास एक जगह है वहाँ पर रुके थे। अगर कुछ घंटे हम लेट हो जाते तो हम भी जो है इस जाम में या कहें कि इस बीच रास्ते में फंस जाते। जब हम होटल में पहुँचे तो पता चला कि हाईवे धंस गया। करीब 10,000 यात्री यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि जब बीच में सड़क का लिंक ही टूट गया तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे। तो वो यहाँ पर जो है उन्होंने किसी तरह अपना टाइम काटा।
अब साइड के पहाड़ को काट कर यहाँ पर सड़क को चौड़ा करने में कुछ टाइम लग गया और करीब 3 दिन बाद ये दोबारा हाईवे खुल गया, मतलब आना जाना शुरू हो गया। लेकिन 3 दिन बाद फिर मतलब 21 मई को ये दोबारा से हाईवे टूट गया था। आगे कुछ ही दूर बढ़े थे कि बारिश शुरू होने लगी। तो मित्रों, बारिश शुरू हो चुकी है। जानकी चट्टी से 8-10 किलोमीटर पहले हैं हम, तो बारिश होगी शुरू। भैया हमने रेन कोट अपना पहन लिया है। अब देखते हैं कहाँ तक इस रेन कोट में बच पाते हैं या नहीं। मैं तो खैर ठीक ठाक ही लग रहा हूँ भाई साहब, यूँ लग रहा है जादू जैसे। तो देखते हैं इस रेन कोट में हम कब तक बच पाएंगे। अभी तो खैर ठीक लग रहा है कि जैसे बच जाएंगे। तो भैया कभी भी यमुनोत्री आओ, ज़रूर अपना जो है हिसाब से आओ, रेन कोट वगैरह सब लेकर, क्योंकि यहाँ जो है बारिश अक्सर क्या लगभग डेली टाइप में होती रहती है। लगभग 1-2 बजे के बाद यहाँ बारिश होती ही है ज़्यादातर। ये देखिए हमारा जो है सामान हमने इस तरह रख दिया, पन्नी ढक दी, और ये मेरे बैग के साथ तो पीछे वाला कवर आया था। चलते हैं अब हम। हालांकि हेलमेट और रेनकोट से पूरा शरीर हमारा कवर हो रहा था, पर फिर भी ठंड तो लग रही थी, क्योंकि अंदर जो है ना हमारी बस शर्ट ही थी, शर्ट के अलावा कुछ जैकेट वगैरह नहीं थी। अब हम हनुमान चट्टी में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्थान सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर है। एक हनुमान चट्टी आपको बद्रीनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर पहले भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान चट्टी है ना, यहाँ पर ये GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा और यमुना जी मिलती हैं। यहाँ बने मंदिर में हनुमान शिला के आप दर्शन कर सकते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो भगवान श्री राम जी ने जो है यहाँ पर एक तीर मारकर जलधारा प्रकट की थी, जिससे जो है भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर जल पिया था। इसलिए यहाँ की जलधारा को हनुमान धारा भी कहते हैं। पुल के राइट साइड में ये ऊपर की ओर प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से फूल चट्टी 6 किलोमीटर है और जानकी चट्टी है 9 किलोमीटर की दूरी पर। ये बनास का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि यमुना नदी से दूसरी तरफ है। कहते हैं कि भागवत कथा में बनास गांव को वृंदावन कहा गया है। हनुमान चट्टी से 4.5 किलोमीटर दूर बने इस स्थान से जो है 500 मीटर की दूरी पर नारद चट्टी है, जहाँ से नारद गंगा आती हैं और यमुना के साथ इनका मतलब मिलती हैं ये आपस में। मान्यता है कि नारद मुनि जी जब 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिससे यहाँ ठंडे और गर्म जल की दोनों धाराएं निकली और नदी का नाम हो गया नारद गंगा। बनास के पास कई झरने और गर्म पानी के कुंड है। एक मान्यता ये भी है कि यहीं पर ध्रुव, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, उन्हें यहाँ भगवान के दर्शन का वरदान मिला था। ध्रुव के बारे में अगर आपको नहीं पता तो विष्णु पुराण जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बनास के पास नीचे की तरफ ये रहने के लिए GMVN का होटल बना हुआ है, जो काफ़ी मतलब क्या कहें कि अलग एरिया में है, मतलब बिल्कुल शांत इलाके में। आपको यहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा। ये भी हम आपको बताएंगे जब GMVN के होटलों की बुकिंग करेंगे आगे। बनास से जैसे ही 1.5 किलोमीटर आगे की ओर जाओगे तो एक और चट्टी आएगी, जिसका नाम है फूल चट्टी। यहाँ भी स्टे करने के लिए उत्तराखंड सरकार का गढ़वाल मंडल विकास निगम मतलब GMVN का होटल है। फूल चट्टी नाम कहते हैं कि इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर फूल खिलते हैं ज़्यादातर। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पर सफ़ेद और काले रंग के बहुत सारे भेड़ चल रहे हैं। इनको गुजरते हुए देखना बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मन कर रहा था कि बस इनके बीच खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाऊँ, लेकिन बारिश हो रही थी और आगे हमें जल्दी भी जाना था। तो हमने जो है भेड़ों के मालिक से पूछा कि यमुनोत्री जाने का रास्ता कौन सा है। तब जो है हमें इस सीधे वाले रास्ते से ही आगे बढ़ना था। फूल चट्टी से करीब 4 किलोमीटर आगे कृष्णा चट्टी है, जिसको कृष्णापुरी भी कहा जाता है। अब चूँकि यमुना वृंदावन में भी हैं, तो कृष्णा चट्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ यमुना जी की पूजा करने से वही फल मिलता है जो वृंदावन में मिलता है। यहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं। बारिश लगातार होती जा रही थी, लेकिन अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब यहाँ से बस आधा ही किलोमीटर आगे है जानकी चट्टी। ये हमारी आज की लास्ट की मंजिल है जानकी चट्टी, जो कि अब यहाँ से शुरू हो चुका है। यमुनोत्री यात्रा करने के लिए यही लास्ट वाली वो जगह है जहाँ तक आप अपने वाहन लेकर जा सकते हैं। इससे आगे किसी भी तरह के वाहन जाने की अनुमति नहीं है। यहीं जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की यमुनोत्री यात्रा शुरू होती है, जो कि हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने नौगांव में बताया था कि वहाँ के होटल वाले ने हमें जानकी चट्टी में रुकने के लिए एक होटल वाले का नंबर लिख कर दिया था, ताकि वहाँ जाकर कोई होटल हमें मिल जाए। हमने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हमारा होटल यहाँ से आगे है। लगातार बारिश होने से हमें ठंड ज़बरदस्त लग रही थी और उस होटल की सही लोकेशन के बारे में भी हमें पता नहीं था।
लेकिन जैसे ही हम उस होटल को ढूंढने के लिए आगे जाने लगे, अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगे, तो कोई एक व्यक्ति वहाँ पर आए और बोले कि हमारे यहाँ पर 1200 रुपये में होटल में कमरा आपको मिल जाएगा। हमने कहा कि नहीं, हमारी आगे किसी से बात हो रही है तो वहाँ पर हम जाकर ले लेंगे। वो बोले कि चलो देख लो, अगर आपको ठीक लगे तो ले लेना, वरना तो आपको आगे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो जैसे ही हमने कमरा देखा तो वो हमें पसंद आ गया। 1200 रुपये इसका चार्ज है। हमने सोचा कि कहाँ आगे जाएंगे यार, बारिश में पहले ही हमारे हालत ख़राब हो चुके हैं, तो हम जो है यहीं पर इसी टाइम कमरा यहाँ पर ले लेते हैं। तो फिर जानकी चट्टी की शुरुआत में ही हमें ये होटल मिल गया। शायद इसी साल ये नया बना है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ फिटिंग विटिंग का काम या कुछ कार्य भी रुका हुआ है, जिस कारण लगता है कि ये जल्दी यहाँ पर बना दिया गया। ये आप नाम यहाँ पर देख रहे होंगे। जानकी चट्टी सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर है। इसे कुछ लोग माता सीता के नाम जानकी के नाम से कनेक्ट करते हैं कि उन्हीं के नाम पर रखा गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 1946 में एक महिला यात्री ने यहाँ पर एक धर्मशाला बनवाई थी, जिस कारण उनके नाम से इसका नाम पड़ा जानकी चट्टी। देखिए वाहनों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। मई का महीना है तो बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर सामने हनुमान जी और दूसरी तरफ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियाँ लगी हैं। ये 50 रुपये में आपको चलने के लिए छड़ी मिल जाएगी। यात्रा पूरी होने के बाद जब आप इसको लौटाओगे तो 30 रुपये वो काट कर आपको 20 रुपये वापस दे देंगे, मतलब कि छड़ी का किराया हुआ 30 रुपये। दोस्तों यमुनोत्री में वैसे तो बहुत सारे होटल हैं, लेकिन मई के महीने में आपको होटल मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप इस महीने में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एडवांस में ही बुक करके रखें। यहाँ पर मुझे जितने भी होटल दिखे मैंने उनकी बाहर खड़े होकर वीडियो बना ली। आपको आगे वीडियो के स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे, जिन पर उन होटलों के नाम और नीचे नंबर लिखे हुए होंगे। चाहे तो आप उनको फ़ोन में एडवांस बुकिंग करके भी आ सकते हैं। यहाँ कोई प्रचार नहीं है भाई साहब, सड़क किनारे चलते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे स्क्रीनशॉट लिए हैं। दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी है, पर सवारियों का आना जाना यहाँ पर जारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए आ रहे हैं। हम आपको यहाँ की पार्किंग दिखा देते हैं। ये देखिए इस महीने में क्या हाल होता है, पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है, और इससे ऊपर भी एक पार्किंग है, वो भी फुल है, टावरों के पास वाली। हेलीपैड होने से यहाँ आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती रहेंगी थोड़ी देर बाद। और खाने की बात करें तो 100-150 रुपये में आपको यहाँ एक बार की ठीक ठाक थाली खाने को मिल जाएगी। अब गढ़वाल मंडल विकास निगम बोले तो उत्तराखंड सरकार के GMVN होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर कितने रुपए लगते हैं, उनका क्या चार्ज है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब लास्ट में चलते चलते जानकी चट्टी या कहीं की यमुनोत्री तक पहुँचने में हमारा कितना खर्चा लगा उसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो हरिद्वार या देहरादून से बड़कोट तक बस का किराया मिल जाएगा करीब 250 रुपये के आसपास। फिर बड़कोट से जानकी चट्टी तक शेयरिंग जीप या टैक्सी का 150 रुपये। बीच रास्ते में आप खाना खा लोगे करीब 200 रुपये का। तो इसमें अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आपका खर्चा हुआ 600 रुपये। इसमें आप जानकी चट्टी तक पहुंच गए। अगर बाइक और कार से आ रहे हैं तो एक तरफ का 250 किलोमीटर आप मान लीजिए, उसी के हिसाब से देख लीजिए कि आपका वाहन कितने का एवरेज दे रहा है। हाँ, हरिद्वार से ऋषिकेश, चंबा, चिन्यालीसोड़ और धरासू बैंड होते हुए बरकोट तक आने वाले रास्ते की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए हरिद्वार से धरासू बैंड तक आपको ज़्यादातर 2 लेन वाला बढ़िया एकदम मस्त सड़क देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन धरासू से बरकोट 40 किलोमीटर तक सिंगल रोड है, जो बीच बीच में जो है आपको काफ़ी टूटी फूटी मिलेगी, और कई किलोमीटर तक जंगलों से होकर आप गुजरोगे। तो आप देख लीजिए कि इस रास्ते से आना है या फिर देहरादून वाले से। मैं अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखिए दोनों रास्ते सही हैं। हरिद्वार, देहरादून, चंबा, चिन्यालीसोड़ वाला रास्ता आपको थोड़ा सा बिजी मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि इस रूट पर गंगोत्री भी है और यमुनोत्री भी, तो इस कारण थोड़ा आपको वहाँ पर वाहनों की संख्या ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि देहरादून वाले पे भी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी कम होगी। तो अगर मैं खुद के लिए बोलना चाहूँ तो मुझे जो है देहरादून वाला रास्ता थोड़ा सा ठीक लगा। हालांकि वो सिंगल लेन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भीड़ कम है, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा ठीक लगा उसके मुकाबले। वैसे नाराज़ मत होइएगा यार, दोनों रास्ते ठीक हैं, तो जो भी आपकी मर्ज़ी वहाँ से आ जाइए। यमुना जी के पास आना ही तो है, किसी भी रास्ते से आ जाइए। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। बहुत लंबी हो गई यार, पर उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर हमसे कुछ छूट गया हो, कहीं कुछ गलती रह गई हो, आपका कोई सुझाव, शिकायत या सवाल हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चले मिलते हैं अगले एपिसोड 2 में
यमुनोत्री जी की यात्रा करते हुए। तब तक के लिए जय यमुना जी की।